धी रात को फूफू मुझे सड़क पर खड़ा कर गई ताकि अपना जिस्म बेचकर पैसे कमा सकूं। मेरा जिस्म कांप रहा था। पहली बार ऐसा काम करने आई थी। माँ बाप के फौत होने के बाद फूफू ने मुझे पाला था। मैं सफेद चादर पहने सड़क पर खड़ी थी जब एक गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। गाड़ी में बैठा इंसान मुझे भिखारन समझकर भीख देने लगा तो मैंने कहा, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, मैं अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हूं। तब गाड़ी में बैठा हुआ शख्स चीख कर बोला, शर्म नहीं आती। मैं डर कर वहां से भागने लगी तो उस शख्स ने मुझे पकड़ लिया। मैंने गौर से देखा तो उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया जब वो मुझे पकड़कर, फूफू खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं भूखा रह लूंगी, मगर मुझसे यह काम नहीं होगा। फूफो ने एक जोरदार थप्पड़ मुझे मारा। कमबख्त मारी, तेरी माँ तो मर गई और तुझ मनहूस को मेरी जिंदगी का अज़ाब बनाने के लिए छोड़ गई। अगर तुझे जिंदा रहना है तो यह काम करना होगा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं रो रो कर थक चुकी थी, मगर फूफू को मेरी जान पर रहम नहीं आया था। मैं रात के उस पहर सड़क पर खड़ी थी। दूर से कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। आसपास अंधेरा सा था, ना कोई सहारा और ना कोई पनाह। दिल में अजीब सी वहशियत सरायत कर गई। पेट की भूख और दिल की बेबसी ने मुझे रुला दिया था। आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ चलने लगी। भूख से निढाल मेरे पाँव में दर्द होने लगा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज से मेरा दिल दहल जाता। भूख से मेरा जिस्म कांप रहा था, मगर खौफ की शिद्दत ने भूख और प्यास को भी पीछे छोड़ दिया था। कभी कभार गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजरती और फिर दोबारा वीरानी छा जाती। मेरे कदम डगमगा रहे थे। अचानक सामने से गाड़ी की हेडलाइट्स तेजी से चमकी। मैं चौंक कर सड़क पर भागी थी। आंखों के सामने रोशनी का झमाका सा हुआ था और मैं लड़खड़ा कर सड़क पर गिर पड़ी। वो गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी और उसका शीशा नीचे हुआ। ओए लड़की, मरना है क्या? रात के वक्त सड़क पर अकेली क्या कर रही हो? एक भारी और कर्त आवाज मुझे सुनाई दी। तुम घबरा कर उठी और वहां से भागने लगी। गाड़ी वाला गाड़ी भगाकर आगे निकल गया था और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा नाम नजरत है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। मैं अपने माँ बाप के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। मेरा एक भाई था जो मुझसे 3 साल छोटा था। हम दोनों बहन भाई अपने माँ बाप के लाडले थे। हमारी हर फरमाइश पूरी की जाती। पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अब्बा एक पुलिस ऑफिसर थे और अम्मा एक सादा सी खातून थी। मेरा एक भाई था जो मुझसे 3 साल छोटा था। हम दोनों बहन भाई अपने माँ बाप के लाडले थे। हमारी हर फरमाइश पूरी की जाती। पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अब्बा एक पुलिस ऑफिसर थे और अम्मा एक सादा सी खातून थी। हमारा घर किसी जन्नत से कम नहीं था। अब्बा हर रोज हमें बाहर किसी पार्क में घुमाने के लिए ले जाते। अब्बा हम दोनों बहन भाइयों को भी पढ़ा लिखाकर अपनी तरह कामयाब करना चाहते थे। मुझसे छोटा मुस्तफा, वह बहुत शरारती था और पढ़ाई में उसका दिल कम ही लगता था। अब्बा की एक ही बहन थी और वह भी सौतेली, क्योंकि दादा ने दादी के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी की थी और दूसरी दादी से अब्बा की एक बहन थी। अब्बा को फूफू से मोहब्बत थी और उन्होंने कभी भी फूफू को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उनकी सौतेली बहन थी। अब्बा और फूफो की शादी भी एक साथ ही हुई थी, क्योंकि दादा बहुत बीमार रहते थे। इसलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों की शादी एक साथ ही कर दी। फो का घर हमारे घर से 2 घरों की दूरी पर ही तो था। इसलिए अब्बा ही थे जिन्होंने हमारे साथ फूफों की सारी जिम्मेदारी भी उठाई थी और उनका भी हमारी तरह ही ख्याल रखा, क्योंकि फूफा की नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी और उनका एक बेटा भी था, यासिर। वह मुझसे 2 साल छोटा था और अब्बा को उतना ही अजीज था जितना किम और मुस्तफा। फूफा भी हमसे प्यार करते थे और हमारी ख्वाहिशात पूरी करते, मगर उस वक्त में यह नहीं जानती थी कि सुतेले रिश्तों की असलियत क्या होती है। अब्बा ने तो हमेशा फूफो का हर मामले में साथ दिया, क्योंकि वह उनको अपनी बहन ही समझते थे, मगर वो यह नहीं जानते थे कि फूफू के दिल में उनके लिए क्या था। उस वक्त मैं 12 साल की थी और मेरे स्कूल में एक फंक्शन था। मैंने अम्मा अब्बा से इसरार किया कि वह भी मेरे साथ चलते, मगर अब्बा को जरूरी काम से शहर से बाहर जाना था और अम्मा और मुस्तफा भी उनके साथ ही जा रहे थे। वो शायद कोई फैमिली फंक्शन था। उन्होंने भी मुझे साथ चलने के लिए कहा था,
मगर मेरे लिए स्कूल जाना ज्यादा जरूरी था। इसलिए मैं उनके साथ नहीं बल्कि अपने स्कूल चली गई और वह तीनों दूसरे शहर चले गए। मगर मैं यह नहीं जानती थी कि मैंने उस दिन उन तीनों को आखिरी बार देखा था, क्योंकि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और मौके पर ही वह तीनों चल बसे थे। मेरे लिए वो दिन गोया कयामत का दिन था, क्योंकि मेरा तो कोई अपना रहा ही नहीं था और उस दिन के बाद से फूफू का रवैया भी मेरे साथ बदलने लगा। मुझे अंदाजा हो गया था कि फूफो सुतेली ही थी, जबकि जो मेरे अपने थे वह तो मुझे भरी दुनिया में तन्हा छोड़ गए थे। मेरे अपनों के इंतकाल के बाद तो जैसे मेरी दुनिया वीरान हो गई थी। 12 साल की उम्र में यतीमी का दुख सहना आसान ना था। फूफू और फूफा जो कभी अब्बा की मोहब्बत में मुझे अपनी औलाद की तरह रखते, अब उनका रवैया भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। फूफो ने अपना घर किराए पर दे दिया और अब्बा के घर ही आकर शिफ्ट हो गए, क्योंकि वह दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि उनको मेरी परवाह थी। इसलिए वह मेरे साथ मेरे ही घर में रहने लगे। जब मेरे घर वाले दुनिया से चले गए तो शुरू में फूफो ने दुनिया दिखावे के लिए मुझे गले लगाया, मुझे हौसला दिया, मुझसे प्यार भी किया। मगर चंद ही दिनों में उनकी हमदर्दी खत्म होने लगी। फूफू ने अब्बा की वफात के बाद उनकी सारी जायदाद और बैंक बैलेंस अपने नाम करवाने की कार्रवाइयां शुरू कर दी और उनकी सारी जिंदगी की कमाई अपनी मुट्ठी में ले ली। इसके साथ ही उनका रवैया भी बदलने लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि पहले तो वह मुझे अपनी बेटी कहती थी, मगर फिर उनके लहजे में अजनबियत नजर आने लगी। पहले फूफ मुझसे मोहब्बत करती थी, मगर फिर वह मुझे घर के कामों में झोंकने लगी। लेकिन उन्होंने मुझ पर एक एहसान किया कि मेरा स्कूल खत्म ना करवाया। मगर स्कूल से आते ही फप्पू मुझे किचन के कामों में उलझा देती। उनके शोहर भी अक्सर मुझसे सख्त लहजे में बात करने लगे और अगर मैं उनसे कोई सवाल करती तो जवाब में मुझे हमेशा तल्ख जुमले ही सुनने को मिलते। अब्बा की ख्वाहिश थी कि पर लिखकर कामयाब बनूं, मगर फूफो को शायद यह गवारा ना था कि उनसे स्कूल के लिए भी चंद पैसे क्यों मांगती। तब एक दिन फूफो ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी कि तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च करने की हमें जरूरत नहीं, इसलिए बेहतर है कि अब तुम घर के काम सीखो और घर में ही बैठो, क्योंकि लड़कियों को आखिरकार घर ही तो संभालना होता है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे बहुत मिन्नत समाजत की कि वह मेरी पढ़ाई खत्म ना करवाएं। इसके बदले में वह मुझे जो कहेंगी मैं वह करने को तैयार थी। तब फूफा ने ना जाने फूफों को क्या कहा, लेकिन वह मान गई और मुझे अपना स्कूल नहीं छोड़ना पड़ा था। वक्त गुजरता गया और फूफू का असल चेहरा मेरे सामने आने लगा। अब्बा के इंतकाल के बाद उनके बैंक अकाउंट्स और जायदाद सब कुछ ही फूफों के कब्जे में था और मैं उनसे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी ऐसे मांगती थी जैसे भीख। एक दिन मैंने फूफो को फूफा से कहते सुना कि अब तो वह नुसरत हमारी ही जिम्मेदारी है, इसलिए जब तक हम उसकी शादी नहीं करा देते वो तो हमारे सर पर बोझ बनी रहेगी। उनकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई और मैं सोचने लगी कि क्या मैं वाकई उन पर बोझ थी। मगर वह दोनों तो जैसे मेरे ही अब्बा की कमाई पर काबज होकर बैठे थे। सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही था कि किस तरह से फूफू ने मेरे अब्बा की दौलत पर अपनी धुस जमा ली थी और वह जो अब्बा की जिंदगी में मुझसे मोहब्बत का दिखावा करती थी, मुझे अब उन्हीं से अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जानती थी कि इस घर के अलावा मेरा कोई और ठिकाना ना था। वो मेरे साथ जैसा भी सलूक कर रहे थे। उन्होंने मुझे घर में रहने दिया था और अपनी तालीम भी जारी रखने दी थी और मेरे लिए यही बहुत था कि मजबूत छत के नीचे सांसें ले रही थी। मैं अक्सर रात को अपने कमरे में बैठकर अम्मा, अब्बा और मुस्तफ़ा को याद करके रोती रहती। कभी कभी मेरा दिल चाहता कि मैं भी अपनी जिंदगी खत्म कर लूं और उनके पास चली जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे कामयाब होना था और अब्बा का ख्वाब पूरा करना था। ऐसा तो मैं कर ही सकती थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे हालात जैसे भी हो जाए, अपनी तालीम जारी रखूंगी और एक दिन कामयाब होकर अपने अब्बा का ख्वाब भी पूरा करूंगी और फूफू को भी यह साबित कर दूंगी कि उनके जुल्मों सितम का मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा था और ना ही उनका बर्ताव मुझे तोड़ सकता था। फूफू ने बेशक मुझे स्कूल जाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर डाल दी। मैं छोटी सी उम्र में सुबह सवेरे उठती, सारे घर का कामकाज खत्म करने के बाद अपने लिए नाश्ता बनाती और फिर स्कूल चली जाती। वो स्कूल का ही वक्त होता था जब मैं खुद को आजाद महसूस करती और वहां पर दोस्तों के साथ खेलकूद में मशरूफ होकर जिंदगी की सारी परेशानियों को भूल जाया करती।
मगर जैसे ही छुट्टी का वक्त करीब आता मेरा दिल बोझल हो जाता और मैं आंखों में आंसू लिए अपना बस्ता उठाए उस घर में वापस आ जाती जो असल में मेरे लिए एक कैद खाना बन गया था, और मैं उस कैद खाने में मुलाजिमों वाली जिंदगी गुजारने लगी। जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो फूफो ने एक बार फिर मुझे घर बसाने का कहा, और शायद फूफा उनकी बात मान भी जाते, मगर मैंने एक बार फिर से उनके सामने हाथ जोड़े और उनसे कहा कि उनसे सारी जिंदगी कुछ नहीं मांगूंगी, बल्कि जैसे वह कहेंगे मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन बस मेरा एक ही शौक था और वो था अपनी तालीम मुकम्मल करना, और वो मुझे कर लेने देते। फूफू मेरी बात मान गई क्योंकि मैंने कभी उनसे और कुछ मांगा ही ना था, और उन्होंने मुझे इजाजत दे दी कि मैं जितना पढ़ना चाहती थी पढ़ सकती थी। मगर उसके बाद से उन्होंने मुझे पढ़ाई पर खर्च करने के अलावा कभी कोई पैसा दिया ही नहीं था। मैं हर ईद पर या किसी और त्योहार पर खामोशी से घर के एक कोने में बैठी उन सबको खुशियां मनाते देखती और अपने अम्मा अब्बा और मुस्तफा को याद करके रोती रहती। मैं पढ़ाई में यासिर से बेहतर थी और यह बात फूफों को मालूम थी, इसलिए उन्होंने यासिर को मेरे साथ उठने बैठने से कभी मना ही नहीं किया था, बल्कि यासिर की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर डाल दी कि उसको भी अपने साथ बिठाकर पढ़ाया करूं और उसकी पढ़ाई में मदद किया करूं। यासिर का भी पढ़ाई में दिल कम ही लगता था, और जब मैं उसको पढ़ाई में दिल लगाने का कहती तो मुझे मुस्तफा की याद आ जाती, क्योंकि मेरा भाई भी तो वैसा ही शरारती था। उसका भी पढ़ाई में कम ही दिल लगा करता था। यासिर को अपने साथ बिठाने का मुझे एक फायदा यह हुआ कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया था। फूफो की कोशिश होती कि यासिर से पढ़ाई के अलावा कोई और बात ना किया करूं, इसलिए जब हमारा पढ़ाई का वक्त होता फूफ सिर्फ उस वक्त ही उसको मेरे पास आने देती। इसके अलावा अगर वो मेरे पास आता तो फूफो उसको डांटते हुए अपने साथ वापस ले जाती। फूफो और फूफा का मेरे साथ जो रवैया था यासिर की दोस्ती में मुझे भूल जाता कि वह मेरा सुतेला कजन था। यासिर भी जानता था कि उसके अम्मा अब्बा का बर्ताव मेरे साथ कैसा था। इसके बावजूद वो हमेशा मेरा एक अच्छा दोस्त ही रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ हम दोनों की दोस्ती गहरी हो गई, और वह मुझसे अक्सर पूछा करता कि फूफों को मना क्यों नहीं करती कि वो मेरे साथ ऐसा रवैया ना रखा करे जिससे मुझे तकलीफ होती थी, और मैं उसकी बात सुनकर बस खामोशी से मुस्कुरा दिया करती। मगर मैं यह नहीं जानती थी कि यासिर मुझे सिर्फ अपना दोस्त ही नहीं समझता था, बल्कि वह मुझे पसंद भी करने लगा था, और मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं हो सका था कि वो मुझे टूट कर जाने लगा था। जबकि मेरे जहन में तो यासिर के लिए ऐसी कोई बात कभी आई ही ना थी, क्योंकि वह तो मुझसे 2 साल छोटा था, और अगर ऐसी कोई बात होती भी तो फूफू कभी भी उसके हक में न होती। वह तो पहले ही मुझसे बहुत नफरत करती थी, तो वह भला मुझे अपने बेटे की दुल्हन क्यों बनाती। मगर यासिर के रवै में वक्त के साथ साथ वाज तब्दीली आने लगी। वो मुझसे ज्यादा देर तक बातें करने लगा। एक दिन उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए, जब उसने मुझे बिला झिझक कह दिया था कि नुसरत मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तो हैरान रह गई। मैंने उसे सख्ती से समझाया भी था कि वो ऐसी बातें ना करे, क्योंकि जो वह सोच रहा था वो मुमकिन नहीं था। मगर यासिर ने भी जिद ही पकड़ ली थी। वो मुझे कहने लगा कि अपने माँ बाप से लड़ूंगा मगर तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके ही रहूंगा। मैंने उसको कहा भी कि यह मुमकिन नहीं, और अगर फूफू को इस बारे में पता चल गया तो वह मेरा जीना हराम कर देंगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि यासिर की इन बातों का अंजाम कितना भयानक हो सकता था। एक दिन फूफो ने हमें साथ बैठकर हंसते हुए देख लिया, और बस वो लम्हा मेरे लिए कयामत का लम्हा बन गया। फूफो ने सारे घर में एक तूफान खड़ा कर दिया और मुझे ताने देने लगी कि क्या यही सिखाया था तुम्हारे माँ बाप ने कि तुम पढ़ाई के बहाने मेरे बेटे के साथ बैठकर हंस-हंस कर बातें करती रहो। फूफा ने भी मुझे सख्त नजरों से देखा। तब फूफो ने गुस्से में आकर फैसला सुना दिया कि अब मैं मजीद आगे नहीं बढ़ सकती थी। मैंने फो के सामने हाथ जोड़े, मगर इस बार उन्होंने मुझे घर बिठा लिया। मैंने उस वक्त यह शुक्र किया कि उनको यासिर की सोच का इल्म नहीं हो सका था। मेरी पढ़ाई का क्या था, वो सोच चुकी थी कि जब फू का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उनको मना ही लूंगी। मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं गलत थी। फिर मेरी तालीम रुकवाकर मुझे घर में कैद कर दिया गया। मेरा कॉलेज जाना बंद हो चुका था और फूफो ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। वो मुझे जल्द जल्द किसी के साथ ब्याह कर अपने घर से निकाल देना चाहती थी। मैंने खूब कद काट निकाला था और बढ़ती उम्र के साथ मेरी खूबसूरती में एक निखार भी आ गया था, इसलिए मुझे जो भी देखने आता वह मुझे पसंद कर जाता। मगर ना जाने फूफो के जहन में ऐसा क्या चल रहा था जो वह हर रिश्ते में कोई ना कोई खामी निकालकर इनकार कर देती। एक तरह से
खुश भी थी कि फूफू को कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। मगर दूसरी तरफ मेरा दिल यह भी सोच कर डर रहा था कि कहीं यासिर अपने दिल की बात जुबान पर ना ले आए और मेरी शादी तय होने से पहले ही वो अपने माँ बाप से अपनी पसंद का इजहार कर दे। जब से मेरी पढ़ाई छठी थी तब से फूफू ने यासिर को मेरे पास आने से भी मना कर दिया था, मगर वो अपने माँ बाप से छुप छुप कर मेरे पास आता। घर के कामों में मेरी मदद कर दिया करता ताकि अपनी माँ की डांट से मुझे बचा सके और अक्सर मेरे साथ बैठकर ढेरों बातें करता, जबकि मैं खुद को उससे छुपाती ही रह जाती। मुझे तो सिर्फ यही डर था कि अगर मुझे फूफू या फूफा में से किसी ने दोबारा उसके साथ देख लिया तो वह मुझ पर कोई गलत इल्जाम ही ना लगा देते कि उनके बेटे को बहका रही थी। मेरी जिंदगी तो पहले ही बहुत मुश्किल हो चुकी थी, मगर यासिर था कि वह मेरी कोई बात सुनता ही ना था। एक रोज मैंने फूफो को फूफा से यह कहते हुए सुन लिया कि वो मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ रुखसत करना चाहते थे जो सिर्फ मुझे ही कबूल करने के लिए तैयार होता, क्योंकि वो मुझे जहेज के नाम पर एक पैसा भी नहीं देना चाहते थे। तब मुझे समझ आ गया कि आखिर फूफू हर रिश्ते में कोई ना कोई खामी क्यों निकाल रही थी। फो के शौहर भी इतने संगदिल और बेहिस हो गए कि खुद तो मेरे अब्बा की सारी जायदाद पर कब्जा करके बैठ गए थे, मगर मुझ पर एक भी खर्च नहीं करना चाहते थे। जब से मेरी पढ़ाई रुकी थी तब से फूफू ने मेरी जिंदगी ज्यादा ही अजीरन बना दी थी, क्योंकि सारा दिन घर में ही रहती थी और फूफू मुझसे सारे घर के काम करवाती और कभी कभार मुझे खाने को भी कुछ ना देती। उसके साथ ही वह मुझे ताने देने से पीछे ना हटती। वह ऐसा कोई भी मौका हाथ से ना जाने देती जो मुझे जलील करना अपना फर्ज ना समझती। मगर अब एक बदलाव जरूर आ गया था कि यासिर अपनी माँ को मुझ पर चीखने चिल्लाने से रोकने लगा था और मैं खुश होने की बजाय मजीद डर गई कि कहीं फूफू यासिर का रवैया देखकर उसकी पसंद के बारे में ना जान जाती। अगर ऐसा हो जाता तो तब भी वह मुझे ही कसूरवार ठहराती। मैं बहुत कोशिश करती कि यासिर से दूर रहती, मगर उसको मुझ में ना जाने क्या नजर आता था जो वह मेरी तरफ खींचा चला आता और मुझे यकीन दिलाता कि वह हर हाल में मेरा साथ देगा और अपने माँ बाप को भी समझाएगा कि वो मेरे साथ ऐसा सलूक ना किया करे। मुझे यासिर की मोहब्बत का बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि अगर वह सच में मुझसे मोहब्बत करता होता तो मुझ पर इतना जुल्म होते हुए ना दिखता, बल्कि सबसे पहले तो वह फूफों को यह समझाता कि वह मेरे बाप की जायदाद पर नाजायज कब्जा ना करती बल्कि मेरा हिस्सा मेरे हवाले कर देती, और अगर उसके बाद उनको मेरा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं था तो उनको छोड़कर जाने के लिए भी तैयार थी। यासिर मुझे बहुत बार अपनी मोहब्बत का यकीन दिला चुका था, मगर मैंने कभी उसकी मोहब्बत को संजीदगी से लिया ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे वह भी अपने माँ बाप की तरह मेरी बेबसी का मजाक उड़ाता, क्योंकि वह जानता था कि बेबस थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब यासिर किसी भी सूरत मेरी मोहब्बत से पीछे हटने को तैयार न हुआ तो मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने उसको कह ही दिया कि अगर वह सच में मुझसे मोहब्बत करता था तो अपने माँ बाप के सामने मेरा दिफा क्यों नहीं करता था, उनको रोकता क्यों नहीं था कि वह मेरे साथ जुल्म ना करते। और तब यासिर मुझे कहने लगा कि बहुत जल्द तुम्हें अपना लूंगा और तब मेरे माँ बाप भी कुछ ना कर सकेंगे, लेकिन तुम्हें अपनाने के लिए मुझे मेहनत करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं ताकि तुम्हें एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं। कहीं ना कहीं उसको भी यकीन था कि उसके माँ बाप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे, इसलिए वह मुझे कहने लगा कि अगर तुम्हें अपनाने के बाद मेरे माँ बाप ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया तो मेरे पास तुम्हें रखने के लिए कोई महफूज ठिकाना होना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है। मुझे यासिर की वह सब मोहब्बत भरी बातें सिर्फ एक बहकावा ही लगी थी, क्योंकि वह तो उस वक्त कम उम्र था और मैं जानती थी कि इस उम्र में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती है जिनके बाद में इंसान बहुत पछताता है। इसलिए मैंने भी यासिर के सामने हामी भर ली कि अगर तुम मुझे अपनाना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूं। मुझे यह फिक्र सताने लगी कि अगर फूफू ने दोबारा मुझे उसके साथ देख लिया तो वह ना जाने क्या कर गुजरेंगी। इसलिए मैंने यासिर को मना कर दिया कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाता वो मुझसे तन्हाई में ना मिला करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी हम दोनों के बारे में कोई शक हो जाता। यासिर के लिए तो मुझसे दूर रहना बहुत मुश्किल था, मगर वह बहुत मुश्किल से इस शर्त पर राजी हो गया कि चाहे जो भी हो जाए उसका इंतजार करूंगी और किसी रिश्ते के लिए हामी नहीं भरूंगी। मगर मुझे अपने ही कहे हुए लफ्ज खोखले लगने लगे थे। मुझे उससे कोई उम्मीद तो ना थी और ना ही उसका इंतजार करना चाहती थी, मगर खुद को यासिर से दूर रखने का मुझे इसके सिवा कोई और रास्ता नजर ना आया। उस दिन के बाद से यासिर ने अपनी कही हुई बात पूरी की थी और वह मेरे पास बहुत कम आने लगा था, बल्कि अक्सर तो वह मुझे ऐसे नजरअंदाज कर जाता
कि मुझे भी यकीन होने लगता कि वो महज बातें ही थी जो वो मेरी मोहब्बत में किया करता था। मैंने यह सोचकर खुद को मुतमीन कर लिया कि शायद यासिर मेरी दोस्ती को ही मोहब्बत समझ बैठा था और वक्त गुजरने के साथ वो यह सब खुद ही भूल जाएगा। फूफू के ताने और बुरा रवैया बढ़ता ही जा रहा था। यासिर भी ज्यादातर घर से बाहर रहने लगा। कभी वो यूनिवर्सिटी में होता और कभी दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए निकल जाता। मैंने खुद को यह समझा लिया कि मेरा उससे कभी कोई ताल्लुक नहीं था, मगर फिर भी जब कभी फूफू मुझे बुरा भला कहती या काम के बोझ से मुझे थकन महसूस होने लगती तो मेरा दिल चाहता कि कोई होता जो मुझे तसल्ली देता, कोई होता जो मेरे दिल को समझ सकता। मगर मैं जानती थी कि मेरा ऐसा सोचना फजूल था। मुझे अक्सर यासिर के साथ बैठकर बातें करना, उसके साथ वक्त गुजारना बहुत याद आता, मगर जब वह मेरे पास होता था तो मुझे फूफों का डर लगा रहता था कि कहीं वह मुझे अपने बेटे के साथ देखकर बदकिरदार होने का ताना ही ना दे दे। मगर जब वह मुझसे दूर हुआ था तो मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी एकदम से अंधेर हो गई थी। एक वो ही तो था जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ देता था। एक वो ही तो था जिसको मेरा एहसास था। मैं बेशक उसकी मोहब्बत का यकीन ना कर पाई थी, मगर मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो बैठी थी। दिन गुजरते जा रहे थे और यासिर की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म हो गई। तब तक मैं भी उसकी मोहब्बत को अपने दिल से निकालने में कामयाब हो गई। ऐसा ही एक दिन था जब फूफू अपने शोर को कहने लगी कि वह यासिर को मुल्क से बाहर भेजना चाह रही थी ताकि वह बाहर जाकर अच्छी डिग्री लेकर आता और पाकिस्तान वापस आकर अपना कोई बिजनेस शुरू करता। फूफू की बात सुनकर मेरे चलते हाथ एकदम से रुक गए और मैं यह सोच कर ही उदास होने लगी कि पहले तो यासिर मेरी नजरों के सामने रहता था, मगर अब फूफो उसको मेरी नजरों से भी दूर कर रही थी। मुझे लगा था कि शायद वह मुझसे दूर हो जाएगा तो मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि उसको अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे दिल को यह तसल्ली तो रहती ही थी कि अगर कभी फूफो मेरे साथ कोई नाइंसाफी या ज्यादती करेंगी तो कोई तो होगा जो मुझे बचा सकेगा। मगर अब तो वह भी दूर जा रहा था, बहुत दूर। मैंने आंखों में आने वाले आंसू साफ किए और फिर से अपने काम में लग गई। यासिर के लंदन जाने के सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब यासिर लंदन जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं उससे मोहब्बत ही नहीं करती थी तो उसको दूर जाता देखकर मेरा दिल बेचैन क्यों हो रहा था। मेरा दिल क्यों बार बार यही कह रहा था कि यासिर किसी तरह से मेरे पास रुक जाता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था, जिसको सिर्फ यासिर ही रोक सकता था। मगर मैं यासिर को नहीं रोक पाई थी और वह लंदन चला गया। मगर जाने से पहले वो मेरे पास आया और मुझे अपने वादे का यकीन दिलाया। उसने मुझे कहा था कि चाहे जो भी हो जाए तुम मेरा इंतजार जरूर करना। मुझे आज भी याद है कि उसने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा था कि बस यह मेरा आखिरी इम्तिहान है। अगर मैं इसमें कामयाब होकर वापस आता हूं तो फिर मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें सबके सामने अपना लूंगा। फिर तुम्हारी जिंदगी की सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। एक लम्हे के लिए मैं भी यासिर की मोहब्बत का यकीन कर बैठी और खुद को तैयार भी कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए उसका इंतजार करूंगी। मगर उसके लंदन जाने के कुछ अरसे के बाद एक बार फिर से खुद को यही समझाने लगी कि जैसा यासिर सोच रहा था वैसा होना नामुमकिन था। उसका और मेरा एक होना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि फूफो उसके रिश्ते के लिए कभी राजी होने ही नहीं वाली थी और यासिर ऐसा लड़का नहीं था जो मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ देता। तब मैंने एक बार फिर खुद को यह सोचकर समझा लिया कि वक्त गुजरने के साथ यासिर की मोहब्बत खुद ही दम तोड़ देगी और वह मुझे भूल जाएगा। इसलिए मुझे अपने दिल में बेकार की उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए थी। मेरा यह खदशा बिल्कुल ठीक साबित हुआ, क्योंकि यासिर को लंदन गए 8 महीने गुजर गए थे और उसने मेरी एक बार भी खबर नहीं ली थी। ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा था, बल्कि वह तो अपनी माँ को बाकायदगी से फोन करता और उनके लिए चीजें भी भेजता। मगर उसने मेरी एक बार भी खबर ना ली। मैंने यकीन कर लिया कि उसकी मोहब्बत का सफर बस यही तक था और वह मुझे भुला चुका था। इसलिए मुझे भी उसको भूल जाना चाहिए था। मैं यासिर की दोस्ती को एक अच्छा ख्वाब समझकर भूल गई थी। मगर दूसरी तरफ फूफू का रवैया मेरे साथ वो खुद ज्यादा खराब हो गया था। वो खुद सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती, लेकिन मुझे घर में कैद कर जाती कि मैं सारे घर के काम करूं और मुझे खाने को भी कुछ ना देती। मैं उस खाने को देखकर मुंह में पानी भरकर रह जाती जो मैं खुद ही बनाती थी।
जब मेरी भूख से बस हो जाती तो मैं खाना बनाते हुए ही उसमें से थोड़ा सा निकालकर छुपा लेती और रात को छुप कर खा लेती, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत ना रही थी कि खाली पेट फूफों के सारे काम भी करती और उनकी कड़वी कसीली बातें भी सुनती। और शायद फूफों को अंदाजा हो गया था कि उनसे खाना छुपाने लगी थी। तभी उन्होंने मुझसे खाना पकाने की जिम्मेदारी भी छीन ली और बाकी घर के सारे काम मेरे जिम्मे लगा दिए और किचन को भी हर वक्त ताला लगाकर रखने लगी। खुद वो दिन में तरह तरह के खाने बनाकर खाती और मुझे एक सूखी रोटी दे देती, जैसे मैं उनकी पालतू बिल्ली थी। मगर मैं वह भी सब्र और शुक्र करके खा लेती। लेकिन एक सूखी रोटी मेरे सारे दिन की भूख को मिटाने के लिए काफी ना होती। तब मैं बीमार होने लगी। ऐसी ही एक रात थी जब मेरे पेट में भूख के अंगारे दहक रहे थे। मेरा जिस्म भूखे रहने से हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। तब मैंने हिम्मत करके कमरे से बाहर कदम रखा और फूफू के कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। मेरा दिल धड़क रहा था। वैसे मैं कोई बड़ा गुनाह करने जा रही थी। जब फूफू का गुस्से से भरा चेहरा मेरे सामने आया तो मैंने हिचकिचाते हुए नजरें झुका ली और फिर उनको कहने लगी कि फू, मुझे भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दे दे। मेरा यह सवाल जैसे उनके गरूर पर कारी जरब लगा गया था। तभी वह कहने लगी कि तुम्हारी यह जुर्रत की रात को मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर खाने की भीख मांगो। मैंने कहा था तुम्हारे लिए एक रोटी ही काफी है। मगर उस रात अगर मुझे कुछ और खाने को ना मिलता तो शायद मैं मर ही जाती। फूफो, एक रोटी से मेरा पेट नहीं भरता। खुदा के लिए मुझे मत सताएं। मैं आपके सारे काम करती हूँ, बस थोड़ा सा खाना दे दे। यह कहना था कि फूफू के सब्र का पैमाना जैसे झलक गया। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर घसीटना ही शुरू कर दिया और साथ कहने लगी कि निकल जाओ मेरे घर से। अभी के अभी मैं तुम्हें अपने घर में एक दिन भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। भूख लगी है ना तो सड़कों पर जाकर मांग लेना। मैं जमीन पर गिर गई। आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन फूफो ने मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए दरवाजे से बाहर धकेल दिया। रात का सन्नाटा था। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। मेरे जिस्म के अंदर भूख और खौफ की आग लगी थी। मैं चीखती रही, मगर दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई और मैं सड़क पर अकेली खड़ी रह गई। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। आसपास अंधेरा था, ना कोई सहारा ना कोई पनाह। दिल में अजीब सी वहशत सरायत कर गई। पेट की भूख और दिल की बेबसी ने मुझे रुला दिया। आंखों के सामने धुंधला सा मंजर था। मैं आहिस्ता आहिस्ता गली में चलने लगी। मेरे पांव जख्मी हो गए। नंगे पैर पत्थरों पर पड़ते तो जलन होती। चलते चलते मैं एक बड़ी सड़क पर पहुंच गई। सड़क पर घूप, अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती तो दिल दहल जाता। भूख से मेरा जिस्म कांप रहा था, मगर खौफ की शिद्दत ने प्यास और भूख को भी पीछे छोड़ दिया था। कभी कभी गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजरती और फिर दोबारा वीरानी छा जाती। मेरे कदम डगमगा रहे थे। अचानक सामने से गाड़ी की हेडलाइट्स तेजी से चमकी। मैं चौंक गई। आंखों के सामने रोशनी का धमाका सा हुआ और मैं लड़खड़ा कर सड़क पर गिर पड़ी। वह गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी और उसका शीशा नीचे हुआ। ओए लड़की, मरना है क्या? रात के वक्त सड़क पर क्या कर रही हो? एक भारी और कर्त आवाज मुझे सुनाई दी। मैं घबरा कर उठी और भागने लगी। पीछे से फिर वही आवाज आई कि रुको वरना अभी गिरफ्तार कर लूंगा। और तब मेरे कदम और तेज हो गए। मैं एक गली में मुड़ने ही वाली थी कि पीछे से एक मजबूत हाथ ने मुझे पकड़ लिया। मैंने घबराकर चीख मारी, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। वो शख्स पुलिस की वर्दी में था। उसकी आंखों में शक और गुस्सा था। रात के इस पहर सड़क पर अकेली जरूर। तुम कोई बदकार लड़की होगी। सच बताओ, कहां से आ रही हो? किसके साथ थी? मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कांपते हुए कहा, मैं बदकिरदार नहीं हूं। खुदा के लिए मुझ पर इल्जाम ना लगाओ। मैं तो बस भूखी थी। मुझे घर से निकाल दिया गया है। मगर उसने तंजिया हंसी के साथ मुझसे कहा कि बकवास बंद करो। यह ड्रामा सब देख चुका हूं मैं। रात को भटकती लड़कियां हमेशा यही कहानी सुनाती है। आओ चल के थाने में बयान देना। मैंने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैं गुनहगार नहीं हूं। वो लम्हा मेरे लिए कयामत से कम ना था। मेरा दिल चाह रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं।
उसने मुझे बाजू से खींचते हुए गाड़ी में बिठाया और मुझे अपने साथ थाने में ले गया। मैं उससे बार बार यही कह रही थी कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैं गुनहगार नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मगर उसके कान तो जैसे बंद थे। उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में शक की बिजियां गूंज रही थी। मुझे लगा कि अब मेरी इज्जत और मेरा वकार हमेशा के लिए उस सवालात की गंदी दीवारों में दफन हो जाएगा। और उसी लम्हे जब वो मुझे हवालात के अंदर धकेलने लगा, उसकी नजरें अचानक मेरे गले में झूलते लॉकेट पर पड़ी। वो लम्हा अजीब था, जैसे वक्त थम गया हो। वो एकदम रुका और उसके हाथ की ग्रिप ढीली पड़ गई। उसकी आंखें पत्थर की तरह जम गई। उसने लॉकेट को गौर से देखा और फिर गुस्से से मुझे कहने लगा कि यह लॉकेट तुम्हारे पास कहां से आया। मैं हैरान थी। मेरी सिसकियां कुछ लम्हों के लिए थम गई। मैंने डरते डरते उससे कहा कि ये मेरे अब्बा ने मुझे दिया था। जब मैं पहले दिन स्कूल गई थी तो मेरा यह तोहफा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो जैसे सांस लेना भूल गया। वो मुझे कहने लगा कि तुम किसकी बेटी हो। और उस लम्हे मुझे याद आया कि मेरे अब्बा भी तो एक पुलिस अफसर थे और वह जो मेरे सामने बैठा था वह भी एक डीएसपी था। उसकी शर्ट पर उसका नाम लिखा था डीएसपी जहांगीर। तब मुझे लगा कि शायद वो मेरे अब्बा को जानता था। तभी तो उसने मुझे जेल में नहीं धकेला था, बल्कि बाहरी एक कुर्सी पर बिठाकर मुझसे मेरे अब्बा के बारे में पूछने लगा था। मेरे गले में जो लॉकेट था उसमें अब्बा और अम्मा ने मुझे गोद में उठाया हुआ था और वह डीएसपी मेरे अब्बा के साथ काम कर चुका था। तभी तो उसने मेरी कुछ बातें सुनने के बाद इस बात का यकीन कर लिया था कि मैं एसपी रुमान की बेटी थी। लेकिन यह देखकर उसको गुस्सा आया था कि एक पुलिस अफसर की बेटी होते हुए भी इस तरह आधी रात को बेसहारा सड़क पर क्यों भाग रही थी। तब मैंने उस डीएसपी को अम्मा अब्बा के गुजर जाने से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना दी थी, जो सुनकर गुस्से से उसका दिमाग घूम गया था। वो चाहता तो उसी वक्त मुझे फूफों से मेरे बाप का हिस्सा वापस दिलवा सकता था, मगर मैंने उसे सिर्फ इतना कहा था कि वह मेरी इतनी सी मदद कर देता कि फिलहाल मुझे किसी महफूज मकाम का बता देता, क्योंकि खाली पेट मुझ में मजीद किसी दुख को या जुल्म को सहने की हिम्मत नहीं थी। तब वह मुझे अपनी बहन के घर ले गया था, क्योंकि खुद तो वह अपने घर में अकेला ही रहता था। उस दिन से मैं रोमान की बहन फरत के घर रहने लगी थी, जो एक बड़ी उम्र की मगर मजबूत औरत थी। उसकी अपनी भी 3 बेटियां थी और वह तीनों शादीशुदा थी। इसलिए फरत को मुझे अपने साथ रखने पर कोई एतराज ना था और मैं भी खुश थी कि कम से कम मुझे एक मजबूत छत और 2 वक्त की रोटी मिलने लगी। तब मुझे फर से ही मालूम हुआ था कि मेरे अब्बा के उस टीएसपी रोमान पर बहुत एहसान थे, जिसकी वजह से वह मेरी मदद कर रहा था। एक बार फिर जब मुझे अपनों की याद आई तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर तब मैं इरादा कर चुकी थी कि अगर फूफू ने मेरा या मेरे अब्बा का लिहाज नहीं किया था तो मैं क्यों करती। जब फूफू ने ही मेरे अब्बा की सारी कुर्बानियों को फरामोश कर दिया था तो मैं क्यों करती। फिर मैं भी चुप नहीं बैठी थी और मैंने फूफों पर केस कर दिया था कि उन्होंने मेरे बाप की जायदाद पर नाजायज कब्जा किया था, और मैं इतनी गिरी हुई नहीं थी कि पुलिस के जोर पर उनसे अपना हक छीनती, बल्कि तो कानूनी तौर पर उनसे अपना हिस्सा लेने वाली थी। उस पुलिस वाले ने भी मेरी मदद की थी और फूफों के खिलाफ वो सारे सबूत इकट्ठे किए थे जिनसे अदालत में साबित कर सकती थी कि फूफो ही थी जिन्होंने मेरे अब्बा की मौत के बाद हमारी जायदाद पर कब्जा भी किया था। हालांकि उनका तो अपना भी कोई हिस्सा बनता ही ना था, क्योंकि वह तो थी भी मेरे अब्बा की सुतेली बहन। इसके बावजूद भी अब्बा ने उनका कितना ख्याल रखा था, मगर उन्होंने साबित कर दिया था कि सुते रिश्ते सुते ही रहते हैं। चाहे उनके साथ आप जितने मर्जी अच्छे बन जाए, वो आपके सके नहीं होते। पुखू पर केस करना आसान ना था। मेरे अंदर की एक जंग जारी थी। मेरे अब्बा की यादें, उनकी मेहनत से कमाई गई जायदाद और उनके ख्वाब मेरे सामने थे। मैं यह सब कैसे किसी के हवाले कर देती, खासतौर पर उसके जिसने मेरे अब्बा के जाने के बाद मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश की थी। केस शुरू होते ही फो ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उन्होंने महंगे वकील किए, जाली कागजात तैयार करवाए और गवाह खरीद लिए। कई बार वो वकील मुझे अदालत के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते, कहते कि मैं झूठ बोल रही हूं कि मेरे अब्बा ने अपनी जायदाद खुद ही अपनी सौतेली बहन यानी फुप्पो के नाम कर दी थी। लेकिन तब डीएसपी जहांगीर ने जो मेहनत की थी वह सब काम आने लगी। उसने असल कागजात अदालत में पेश किए। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ता गया, फो का दबाव बढ़ने लगा। उन्होंने मुझे पैगाम भेजे
कभी लालच दिया कि अगर मैं केस वापस ले लूं तो वह मुझे अच्छी खासी रकम दे देंगी। कभी धमकियां भी भेजी कि अगर पीछे न हटी तो मेरी जिंदगी अजीरन कर देंगी। लेकिन मेरी जिंदगी जितनी अजीरन उन्होंने पहले कर दी थी, उससे ज्यादा मुझे किसी बात की परवाह ना थी। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था। मैं डरी नहीं। महीनों तक मुकदमा चलता रहा। हर पेशी पर नए नए सवाल, गवाह और कागजात पेश किए जाते। लेकिन आखिरकार सच जीत गया। जज ने फैसला दिया कि फूफू ने नाजायज कब्जा किया था और उनको सजा सुना दी गई। लेकिन फूफू कहाँ हार मानने वाली थी। उनके पास दौलत थी, असरो रसूख था। उन्होंने अपील दायर कर दी और अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने लगी। कई बार तो मुझे लगता कि अब फैसला बदल जाएगा, और तब मेरी जिंदगी में वह मोड़ आया जिसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। एक दिन यासिर लंदन से वापस आ गया, और जब उसे सारे केस के बारे में इल्म हुआ तो बजाय अपनी मां का साथ देने के, वह भी मेरे साथ ही खड़ा था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मां ने मुझ पर कितने जुल्म उठाए थे। डीएसपी जहांगीर तो मेरे साथ था, मगर यासिर के साथ होने से मुझे जो हौसला और हिम्मत मिली वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। जब यासिर भरी अदालत में मेरे सामने खड़ा अपनी ही मां के खिलाफ गवाही देने लगा, मुझे उस दिन मालूम हो गया कि अब मुझे वो केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन अगर मैं वो केस हार भी जाती तो मुझे दुख न होता, क्योंकि यासिर को तो जीत ही चुकी थी और वह मेरी सबसे बड़ी फतह थी। जब यासीन मेरा हाथ थामे अदालत से बाहर निकला तो मैंने फूफों की आंखों में अपने लिए सुलगती नफरत देख ली थी। मगर फिर मुझे किसी बात की परवाह ना थी। मुझे खुशी थी तो इस बात की कि यासिर अपनी जुबान का पक्का था। अगर उसने मुझसे मोहब्बत की थी तो उसे साबित भी किया था। तब यासिर ने मुझे अपने सामने किया था और मुझसे शिकवा करने लगा था कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि हर हाल में मेरा इंतजार करना तो तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया। अगर तुम मुझे एक बार भी बता देती कि मेरे जाने के बाद मेरी मां ने तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम्हारे लिए भागा चला आता, और मैंने उसकी बात सुनकर नजरें झुका ली थी। आखिर मैं उसे कैसे कह सकती थी कि मुझे उसकी मोहब्बत महज वक्त गुजारी लगती थी। लेकिन उस दिन हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और यासीन ने अपने माँ बाप को वापस उनके उसी घर में भेज दिया जिसे वह किराए पर दे आए थे, और खुद वो मेरे साथ ही रहने लगा।